हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, और बेस के बारे में भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, और बेस की एसिडिटी के बारे में भी हमने पढ़ा था, मोनो एसिड, डाई एसिड एंड ट्राई एसिडिक। बेटा आज हम प्रिपरेशन ऑफ बेस पढ़ेंगे कि हम बेस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रॉम मेटल हमारा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा, फ्रॉम मेटल, कि हम मेटल से बेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। भाई कैसे? जब मैं मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगी तो अब मेटल अपना ऑक्साइड बनाएगी, और एक मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेसिक इन नेचर होता है बेटा। ठीक है, जब हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल अपना ऑक्साइड बनाएगी, एंड मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। तो एक प्रिपरेशन ऑफ बेस वहां से हो गया हमारा। लेकिन मैंने आपको बताया था बेटा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दो ऐसी मेटल हैं जो बेसिक इन नेचर ना होके एम्फोटेरिक इन नेचर होती है, मतलब कि एसिडिक एंड बेसिक दोनों बिहेवियर शो करती है भाई। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल है कि दो हमारी ऐसी मेटल ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक नेचर है, एसिडिक बिहेवियर भी शो करेंगी और बेसिक भी शो करेंगी। बट अगर मैं जर्नली बात करूं बेटा तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 Mg प्लस O2 कन्वर्टेड इंटू 2 MgO। ठीक है बेटा, अगली हमारी जो प्रिपरेशन मेथड है दैट इज एक्शन ऑफ वाटर ऑन रिएक्शन मेटल, कि हमारा मेटल के साथ वाटर कैसे रिएक्ट करता है। जब हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्कलाई बनता है, बेस बनता है, प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। बेटा हमारी जो फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स होती हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सीजियम, रुबीडियम, ये जो मेटल होती है बेटा इनके हाइड्रो ऑक्साइड जो बनते हैं लाइक NaOH, KOH, ठीक है, CSOH, लाइक दैट, इनके जो हाइड्रो ऑक्साइड बनते हैं बेटा वो बेसिक इन नेचर होते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल बेस को हमने स्पेशल नाम दे दिया एल्कलाई। तो एल्कलाई कुछ नहीं है, एक बेस ही है वो भी, बट उन बेस को एल्कलाई बोलेंगे जो वाटर सोल्यूबल होते हैं बेटा। सारे के सारे बेस वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, याद रखना। जैसे मैं बात करूं CuOH ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड की, या FeOH थ्राइस, ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं बेटा मैंने उन्हीं को नाम दिया एल्कलाई। ठीक है, तो एक्शन ऑफ वाटर कैसे काम कर रहा है कि मेटल को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा एल्कलाई बनेगा, मतलब एक बेस बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। फॉर एग्जाम्पल 2Na प्लस H2O कन्वर्टेड इंटू 2NaOH प्लस H2। मैंने Na मेटल ली, उसको वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गया? 2NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और मैंने आपको बताया था कि हम हाइड्रोजन गैस की डिटेक्शन को कैसे बता पाएंगे। एक लाइटनिंग मैच स्टिक पास लेके जाएंगे उस कंटेनर के जिसमें आपको लग रहा है कि गैस प्रोड्यूस हुई है, एंड पॉप साउंड आएगी तो इट विल बी हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये था हमारा एक्शन ऑफ वाटर। थर्ड है हमारा एक्शन ऑफ वाटर ऑन सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड। बेटा ये वाटर हम मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे थे तब हमारा बेस बन रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं? मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, और वो मेटल ऑक्साइड विच इज सॉल्युबल इन नेचर मींस एल्कलाई मेटल ऑक्साइड। बेटा तो Na2O प्लस H2O कन्वर्टेड इंटू 2NaOH, ये मेरा मेटल ऑक्साइड है Na2O। मैंने इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया, किस में कन्वर्ट हो गया? 2NaOH में कन्वर्ट हो गया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगला हमारा स्टेप है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट या आयन एक्सचेंज मेथड, हम जिसको बोल रहे हैं ना। डबल डिस्प्लेसमेंट में हम क्या कर रहे थे? आयन एक्सचेंज कर रहे थे। तो FeCl3 प्लस 3NaOH कन्वर्टेड इंटू FeOH थ्राइस प्लस 3NaCl। यहाँ पे देखिए बेटा Fe के आयन जो थे Cl वो यहाँ पे एक्सचेंज हुए Na के पास, एंड OH के आयन यहाँ इधर आ गए, इधर एक्सचेंज हो गए, है ना। तो एक्सचेंज ऑफ आयन होता है हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट में।
और जब हम FeCl3 और 3NaOH को आयन एक्सचेंज मेथड में लेके जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है FeOH थ्राइस एंड 3NaCl। और ये जो FeOH थ्राइस आपको मिलेगा ये पीपीटी की फॉर्म में मिलता है भाई, पीपीटी की फॉर्म में, ठीक है, वाइट पीपीटी। उसके बाद हमारी अगली प्रिपरेशन मेथड है दैट इज मेटल सल्फाइड विद ऑक्सीजन। अगर हम मेटल सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं भाई तो हमारा जो सल्फाइड है वो यहाँ से हटेगा, हीट करेंगे तो इधर आ जाएगा ऑक्सीजन, मतलब मेटल सल्फाइड की जगह हमारा क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस में SO2 गैस रिलीज होगी बेटा, ठीक है। मेटल सल्फाइड को जब भी ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 गैस मिलती है हमें। अगला मेथड है डीकम्पोजिशन ऑफ साल्ट। हम साल्ट को अगर डीकम्पोज करते हैं तो भी हमें बेस मिलता है, जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं हीट करूंगी तो ये किस में कन्वर्ट होता है, CaO प्लस CO2 में, और CO2 लाइम वाटर को मिल्की करता है भाई, तो वहां से हम डिडक्शन ऑफ CO2 पता कर सकते हैं। अगला हमारा मेथड है दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब हम अमोनिया को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, NH4OH, एक वीक बेस बनता है, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक नेचर का है, वीक बेस है, और ये बनता कैसे है, जब हम NH3 और H2O को रिएक्ट करते हैं। NH3 बेटा जनरली बेसिक ही नेचर ही होता है, और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वाटर न्यूट्रल है तो उसको बेसिक रखता है। वैसे हमारी सारी नॉन मेटल एसिडिक नेचर होती है, लेकिन ये थोड़ा बेसिक इन नेचर होता है अमोनिया, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रिपरेशन मेथड थी कि हम एक बेस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटल, विद द हेल्प ऑफ मेटल ऑक्साइड, विद द हेल्प ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विद द हेल्प ऑफ मेटल सल्फाइड, डीकम्पोजिशन एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे कुछ मेथड थे प्रिपेयर करने के बेस को। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस पढ़ रहे हैं भाई। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस की अगर हम बात करें तो बेस बिटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता है टेस्ट में। इंडिकेटर की हम बात करें तो इंडिकेटर हमने 3 पढ़े थे, हमने नेचुरल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में डिस्कस किया था। यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ कलर हमें बताएगा कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल एंड ओडर हमें बताएगा गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस। एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ हमें बताएगा कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस, पीएच वैल्यू देख के। ये सॉफ्ट टच होते हैं भाई, साबुन जैसे लगते हैं, माइल्ड कोरोजिव होते हैं, माइल्ड कोरोजिव ऑन स्किन, स्किन को थोड़ा सा इफेक्ट पहुंचाते हैं एज कम्पेयर टू मैं एसिड की बात करूं तो थोड़ा कम ये एक्सप्लोजिव इन नेचर होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। कास्टिक सोडा और ऑयल को मिला दें तो ये सोप प्रिपरेशन में भी काम आते हैं, क्योंकि कास्टिक सोडा NaOH क्या एक बेस है, इसमें अगर हम ऑयल डाल दें तो बेटा सोप बन जाता है। सोप की प्रिपरेशन में भी हमारे बेस काम आ रहे हैं। आगे है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं भाई बेस की, स्ट्रॉन्ग एल्कलाई एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम कार्बोनेट। हमारा स्ट्रॉन्ग एल्कलाई रहेगा वो CO2 एब्जॉर्ब करेगा एंड क्या बना लेगा, कार्बोनेट फॉर्म कर लेगा बेटा। जैसे मैंने NaOH लिया, NaOH में जब आपने CO2 मिक्स किया तो क्या बन गया, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस में वाटर निकला है ना। तो जब हम किसी भी एल्कलाई बेस को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस मेटल का कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है भाई। अगला है रिएक्शन विद एसिड। तो एसिड के साथ जब आप रिएक्शन करोगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी क्या थी, एसिड प्लस बेस कन्वर्टेड इनटू साल्ट एंड वाटर। तो मैंने एसिड ले लिया HCl, बेस ले लिया NaOH, जब दोनों को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, एक साल्ट और वाटर बनेगा भाई। अगला है हमारा द PPT नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड व्हेन एड टू सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल लाइक Cu, Fe, Zn एक्सेट्रा।
हम क्या करें, नॉन मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड लिया मैंने NH4OH, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो नॉन मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड है, उसको अगर मैं किसी हैवी मेटल लाइक कॉपर, आयरन एंड जिंक के साल्ट के साथ जब रिएक्ट करूंगी, जैसे मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया, कॉपर का साल्ट है, इसके साथ जब अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड हम रिएक्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट होता है एक पीपीटी के प्रोडक्ट में, है ना, एक पीपीटी प्रोडक्ट हमें मिलता है, जैसे कि NH4 ट्वाइस SO2 अमोनियम सल्फेट एंड CuOH ट्वाइस कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड हमें यहाँ से मिलेगा भाई। अगला मेथड है एल्कलाई विद अमोनियम साल्ट। जब हम अमोनियम साल्ट के साथ किसी एल्कलाई को रिएक्ट करेंगे, जैसे कि NH4Cl, ये अमोनियम साल्ट था, अमोनियम क्लोराइड, प्लस में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक एल्कलाई है हमारा, जब हम इसको हीट करेंगे तो कन्वर्ट होता है NaCl सॉल्ट में, प्लस H2O वाटर में, प्लस में NH3 अमोनिया गैस निकलती है भाई यहाँ से। ठीक है, तो ये कुछ हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज थी बेस की, कि हम बेस को जब हम किसी बेस को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस कोरेस्पोंडिंग मेटल के हमें कार्बोनेट मिल जाएंगे। अगर ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, एसिड बेस मिलके साल्ट और वाटर बनाएंगे। जब ये किसी मेटल के सल्फेट के साथ या मेटल के हम कह सकते हैं साल्ट के साथ रिएक्ट करती है तो हमें उस मेटल का अमोनियम सल्फेट लाइक उस नॉन मेटल का हम बोल सकते हैं, एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, और जब ये अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करती है तो अमोनिया गैस रिलीज होती है बेटा। तो हम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ चुके हैं भाई। अब मैं यूजेज ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट बता रही हूँ। बेस के क्या क्या यूज है भाई। अगर मैं NaOH की बात करूँ जो बेसिक इन नेचर है, ये यूज होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सोप को बनाने में हम NaOH को यूज करते हैं। KOH की अगर बात करें, मेकिंग सॉल्ट, सोप एंड आल्सो यूज्ड इन बैटरी। KOH साल्ट बनाने में यूज होता है, सोप बनाने में भी यूज होता है, और इसको बैटरी रिएक्शन में भी यूज करते हैं। CaOH ट्वाइस की अगर हम बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट बनाने में काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि COH ट्वाइस को ही हम रिएक्ट करवा रहे होते हैं क्लोरीन के साथ, तो हमें CaOCl2 बनता है ना, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। सॉफ्टनिंग ऑफ सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर को सॉफ्ट करने में काम आता है, एंड रिमूव एसिडिटी ऑफ सॉइल, और सॉइल से अगर सॉइल में हमारी एसिडिक अमाउंट बढ़ जाती है तो उसकी एसिडिटी को रिमूव करने में भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं, क्योंकि ये बेसिक नेचर होता है, और एसिड को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें पता है कि साल्ट और वाटर बनता है। तो इस बेस अगर एसिडिटी बढ़ी है सॉइल के अंदर तो हम कोई बेस ऐड करेंगे ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, उस एसिडिक इफेक्ट को हम न्यूट्रल कर पाए। मैंने आपको बताया था बेटा वाटर को हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, दैट इज सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर वो होता है जहाँ पे हम सॉप के साथ हम बात करें कि हमें वाटर में लेदर फॉर्म हो, सॉप के जाग हमें जहाँ पे दिखाई पड़े, और जहाँ पे जाग नहीं बनते हैं सॉप के वाटर के साथ, दैट इज हार्ड वाटर। हार्ड वाटर का रीजन क्या होता है कि क्यों वो हार्ड है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड प्रेजेंट होते हैं, और हमारा जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें ठीक है। तो ये हमारा हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर हो गया है भाई, कि सॉफ्ट वाटर हमारा जर्नली हम नॉर्मल सब्सटेंसेस डाल के भी, जर्नली हीट करके भी सॉफ्ट बना सकते हैं वाटर को, उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज है उसको हटा सकते हैं। लेकिन हार्ड वाटर के लिए हमें स्पेशल कुछ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, जर्नली हीटिंग से हार्डनेस को रिमूव नहीं किया जाता है। CaOH ट्वाइस अगर मैं वाटर में डाल लूँ तो ये वाटर को सॉफ्ट कर देता है, सॉफ्टनिंग में हेल्प करता है। MgOH ट्वाइस हमारा एंटी एसिड होता है बेटा। एंटी एसिड कौन से होते हैं कि मान लीजिए हमारे अंदर हमने कोई भोजन खाया और हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड, क्योंकि हमें पता है कि हमारे स्टमक में क्या बनता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। जितना आप ज़्यादा खाओगे उतना अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा बनेगा। आपने ज़्यादा खाया, अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा बन गया, ज़्यादा बनने की वजह से आपको इरिटेशन होने लगेगा, पेन होगा, है ना। तो आप उस पेन को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, कोई बेस ले लेंगे लाइक MgOH ट्वाइस।
क्यों? क्योंकि एसिड के इफेक्ट को कौन खत्म कर सकता है? बेस ही कर सकता है। जब एसिड के अंदर बेस डालेंगे तो साल्ट एंड वाटर बन जाएगा, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक बेस ले लेंगे उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो MgOH ट्वाइस उस बेस का काम करता है, एक एज एन एंटी एसिड बिहेव करता है भाई। अगला है हमारा यूज ऑफ एसिड। तो एसिड विनेगर यूज इन किचन। जो विनेगर एसिड होता है वो किचन में यूज होता है भाई। इंडस्ट्रियल यूज की अगर मैं बात करूं तो HNO3 H2SO4 दोनों को फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है, डाई बनाने में यूज किया जाता है, पेंट बनाने में यूज किया जाता है। काफी एक्सप्लोजिव रिएक्शंस जहाँ पे हमें करनी होती है वहां भी हम इनको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल यूज हो गए हमारे एसिड के, कि फर्टिलाइजर, डाई, पेंट इन सब में यूज होता है। और हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है भाई, वो बैटरी में भी यूज होता है ना। बैटरी में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट हम लेके चलते हैं, इन्वर्टर बैटरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में। तो बैटरी में भी हम एसिड यूज करते हैं। आपने देखा होगा बारिश का पानी भी हम डाल लेते हैं क्योंकि एसिडिक रेन आजकल हो रही है ना। अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट होता है हमारा रेन वाटर में भी, थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। पर बेटर उसके लिए अगर लाइफ बैटरी की अच्छी चलानी है, बेटर लाइफ के लिए अगर मैं बात करूँ तो हम वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं बेटा बैटरी में। यूज ऑफ साल्ट अगर देखें, साल्ट कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं भाई। वैसे तो मैंने हर साल्ट का अलग अलग यूज आपको बता दिया था जब साल्ट के बारे में हमने पढ़ा था। एक कंबाइन यूजेज मैं बता रही हूँ। इट इज यूज फॉर फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्विंग फूड। एक तो फ्लेवर बनाने के काम आता है और फूड प्रिजर्वेटिंग का भी काम करता है भाई ये, ठीक है। जैसे कि कोई रॉ मैंगो है हमारे पास, उसको हम अगर नमक में रख दें तो वो खराब नहीं होता है, क्योंकि वो उसके मॉइस्चर को नमक ले लेता है और उसको खराब नहीं होने देता है। नहीं तो ऐसे हम मैंगोज को रख दे 2-3 दिन तक तो वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं भाई। यूज इन टैनिंग, टैनिंग में यूज होता है, डाई में यूज होता है, ब्लीचिंग में यूज होता है हमारा सॉल्ट, एंड प्रोडक्शन ऑफ सोप में भी सॉल्ट यूज होता है भाई। Cl2 में यूज हो रहा है एंड वाइडली यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज। साल्ट को हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, ब्लीचिंग में, डाइंग में, टैनिंग में, सोप में यूज करते हैं। और केमिकल इंडस्ट्रीज लाइक पेपर इंडस्ट्री हो गई हमारी, इनमें भी हम साल्ट को काफ़ी यूज करते हैं भाई। सीमेंट वगैरह बनाने में अगर मैं बात करूं, POP हमारा जो था है ना, POP वगैरह, ये भी क्या एक साल्ट है। तो POP हो गया, इन सब में भी हमारा साल्ट यूज हो रहा है, एंटी एसिड की तरह भी काम कर जाता है। लाइक मैं बात करूँ, हमारा हमने पढ़ा था बेकिंग सोडा, NaCO3, थोड़ा माइल्ड बेसिक इन नेचर होता है, तो एंटी एसिड की फॉर्म में यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम साल्ट को यूज करते हैं उसको, क्योंकि उसमें CO2 जब हीट कर रहे थे तो CO2 रिलीज हो रही थी, सोडा वहाँ पे हमें मिल रहा था ना, तो वहाँ हम उसको एज एन फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज कर रहे थे। तो साल्ट के काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट यूजेज है भाई। फ्लेवरिंग में, प्रिजर्विंग में, टैनिंग में, डाइंग में, ब्लीचिंग में, सोप में, एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में भी हम यूज करते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक यूजेस थे एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम pH ऑफ ए सॉल्यूशन पढ़ेंगे। हमने ये तो पढ़ लिया है कि pH के बेस पे हम बताते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है pH वैल्यू देख के। लेकिन कैसे आप pH वैल्यू देख के, क्योंकि pH तो एक पेपर होता है बेटा, जर्नल, और उस पेपर पे तो कोई वैल्यू नहीं लिखी कि मैंने सब्सटेंस को उसमें उस पेपर को सब्सटेंस में डुबाया और उसी वैल्यू पे आ गया हमारा कुछ, है ना। कलर आते हैं और उन कलर के बेसिस पे हम बताते हैं कि ये बेस था या एसिड था, और pH वैल्यू कलर के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि क्या pH वैल्यू रही होगी, 1 to 7 के बीच में रही होगी या 7 to 14 के बीच में रही होगी। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।